हेलो एवरीवन और मैं हूँ डॉक्टर निकिता मंजनवाल और आज मेरे साथ है डॉक्टर प्रथमेश जैन सर, जिनसे हम कुछ सवाल करेंगे एसीएल इंजरी के रिलेटेड। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सर मेरा आपसे पहला सवाल है कि आप प्लीज़ बताइए ये लिगामेंट्स क्या होते हैं। देखिए, घुटना जो होता है वो ऊपर और नीचे, मतलब आपके घुटने में दो हड्डियां होती हैं, एक फीमर की हड्डी होती है और एक टिबिया की हड्डी होती है। और उन हड्डियों को पकड़ने के लिए 4 लिगामेंट होते हैं। एक लिगामेंट जो अंदर की तरफ होता है जिसको हम मीडियल कोलेटरल लिगामेंट बोलते हैं, एक बाहर की तरफ होता है जिसको लैटरल कोलेटरल लिगामेंट बोलते हैं, एक लिगामेंट आगे की तरफ होता है जिसको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं, और पीछे की तरफ जो लिगामेंट होता है उसको पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं। और जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है ये घुटने की धुरी का काम करता है और ये घुटने का सबसे महत्वपूर्ण लिगामेंट है। और अमूमन स्पोर्ट्समैन में और बाकी लोगों में ये इंजरी के कारण टूट सकता है और इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। जी, तो सर आप प्लीज़ बताइए ये कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, ऐसी पोजीशंस हैं जिसमें लिगामेंट टूट जाता है। हाँ, तो ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। लिगामेंट इंजरी किसी भी तरह की चोट में हो सकती है। आमतौर पे हमने देखा है कि इंडियन सर्कमस्टांसेस में एक्सीडेंट्स में काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है। ट्विस्टिंग इंजरी कई बार हमने देखा है कि कई लोग बाथरूम में फिसल जाते हैं, उसमें भी हो सकता है। स्पोर्ट्स इंजरी में क्रिकेट खेलते हुए, बैडमिंटन खेलते हुए, फुटबॉल खेलते हुए ये इंजरी काफ़ी कॉमनली देखी जाती है। वॉलीबॉल खेलते हुए अगर आप लैंड कर रहे हैं तो फिर वो हो सकता है। सीढ़ियों से उतरते हुए गिर जाना या ट्विस्ट हो जाना पाँव, वो भी एक बहुत कॉमन कारण होता है इस तरह की एसीएल लिगामेंट इंजरी हो जाने का। तो सर इसमें ऐसा कुछ है कि एज फैक्टर कि भाई यंग पेशेंट्स में ज़्यादा देखी जाती है, ओल्ड पेशेंट्स में ज़्यादा देखी जाती है, ऐसा कुछ? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्योंकि अधिकतर हमारे पेशेंट जो होते हैं यंग पेशेंट्स होते हैं और अधिकतर जिनका भी आप सुनेंगे कि एसीएल सर्जरी हुई है तो यंग पेशेंट्स की सर्जरी होती है, परंतु ऐसा नहीं है। एसीएल इंजरी किसी भी एज पे हो सकती है। तो मैंने जैसे अपनी प्रैक्टिस में एसीएल इंजरीज करीबन 9-10 साल के बच्चों से लेके और करीबन 70-80 साल तक के पेशेंट्स में एसीएल इंजरी देखी है। और एसीएल इंजरी चोट लगने के कारण किसी भी एज ग्रुप हो सकती है। अब डेफिनेटली ऐसा होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, तो उनमें ये इंजरी जो है वो ओवरऑल ज़्यादा देखने को मिलती है। जी, तो सर आप मुझे इसके प्लीज साइंस एंड सिम्टम्स बताइए। जब पेशेंट को एसीएल इंजरी होती है तो ऐसे क्या उनको साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं? देखिए, एसीएल जो है वो घुटने की बीच की धुरी होती है, वो घुटने को सपोर्ट करती है और घुटने का बैलेंस बनाए रखने में हमारी मदद करती है। जब भी एसीएल इंजरी होगी हमको घुटने के अंदर अस्थिरता आ जाएगी, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, मरीज को चलने में गिरने का डर रहेगा। जैसे अगर आप सीढ़ियां उतर रहे हैं तो बैलेंस छूट जाए ऐसा फीलिंग होती है। आमतौर पे सीढ़ी उतरने में सीढ़ी चढ़ने की अपेक्षा ज्यादा तकलीफ होती है और हमको ऐसा महसूस होगा कि जो है बैलेंस नहीं बन पा रहा है। अच्छा। घुटना ट्विस्ट हो जाने की फीलिंग आएगी, घुटने में दर्द रह सकता है और कई केसेस में घुटना बैंड रह सकता है। तो हमारा घुटना जैसे नॉर्मली सीधा होना चाहिए, तो थोड़ा बैंड अगर आपका घुटना रह रहा है तो भी वो एसीएल लिगामेंट इंजरी में हो सकती है। जी सर, तो सर जैसे पेशेंट आपके पास आते हैं तो एज अ सर्जन आप कैसे उस इंजरी को आइडेंटिफाई करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स देखने होते हैं। जब भी मरीज हमारे पास आता है तो हम उसका घुटना देखते हैं। हमें ये देखना होता है कि घुटने के अंदर कोई सूजन तो नहीं है, घुटने के अंदर दर्द कितना है और घुटने के अंदर कोई चिन्ह तो नहीं, बाहर से ब्रूज होते हैं या स्किन काली पड़ जाती है, चमड़ी काली पड़ जाती है, वैसा तो कुछ नहीं। अगर वैसा कुछ होता है तो हमें उस हिसाब से होता है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर थोड़ा भी डाउट हमको लिगामेंट इंजरी का रहता है तो एमआरआई कराने में देरी नहीं करनी चाहिए। जितनी शीघ्र आप एमआरआई कराएंगे उतना जल्दी आपका डायग्नोसिस होगा और उतना जल्दी आप ट्रीटमेंट करने के लिए वो फिट हो पाएंगे। जी सर, अब मेरा थोड़ा सा जो पेशेंट्स जो अधिकतर पूछते हैं वो हर एसीएल इंजरी में सर्जरी कराना जरूरी है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, एसीएल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण लिगामेंट है आपका। अगर एसीएल आपके घुटने में नहीं है तो घुटने में घिसारा, घुटने में डैमेज और घुटने में दूसरी चोट जैसे कि मेनिस्कस टेयर्स या दूसरे जो कार्टिलेज है उस कार्टिलेज में भी टेयर हो सकता है। तो इसलिए एसीएल अगर कंप्लीट इंजरी है, ये कंप्लीट टेयर ऑफ एसीएल है, तो आइडियली उसको सर्जरी करके ठीक करना चाहिए। परंतु हाँ, अगर आपको पार्शियल इंजरी एसीएल की है तो उसमें हम देख सकते हैं, उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। उसमें हमें ये देखना होता है कि पेशेंट की स्टेबिलिटी है या नहीं, बैलेंस है कि नहीं, दर्द कितना है। तो पार्शियल एसीएल इंजरी में कुछ मरीजों में हम पेशेंट्स को बिना ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं, परंतु अगर कंप्लीट एसीएल टेयर है तो इसमें ऑपरेशन आवश्यक होता है और इसके लिए जो है दूरबीन की सर्जरी, जो आर्थ्रोस्कोपिक एसीएल सर्जरी है, वो करनी चाहिए। जी सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि एसीएल इंजरी अकेली ही होती है या
साथ में और भी जो है इंजरीज, एसोसिएटेड इंजरीज होती है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एसीएल इंजरी अपने आप में स्टैंड अलोन इंजरी हो सकती है, मतलब आपको सिर्फ एसीएल इंजरी है, और एसीएल इंजरी के साथ घुटने की गद्दी में इंजरी हो सकती है। आमतौर पे हमने देखा है कि एक्यूट इंजरी, मतलब अगर आपका घुटना अभी ट्विस्ट हुआ है, स्पोर्ट्स इंजरी हुई और आप गिर गए, तो आपको जो है घुटना ट्विस्ट होने की वजह से एसीएल लिगामेंट टेयर हो गया और बाहर की गादी जिसमें लैटरल मेनिस्कस टेयर हुआ है, ये इंजरी बहुत कॉमनली देखी जाती है। कई बार मरीज हमारे पास लेट आते हैं, जैसे इंजरी अभी हुई है, लिगामेंट इंजरी हो गई, उसमें मरीज चलते रहे, उसने इनिशियली उसको इग्नोर कर दिया, उसका सही ट्रीटमेंट उस समय पर नहीं लिया और चलते रहे 2-3 साल बाद। और ऐसे मरीज जब हमारे पास आते हैं तो हम देखते हैं कि अंदर वाली गादी जिसको मीडियल मेनिस्कस बोलते हैं उसमें भी टेयर हो सकता है। तो मीडियल मेनिस्कस टेयर आमतौर पे एक सेकेंडरी इंजरी होती है, बाद में देखी जाती है, और इनिशियल इंजरी के टाइम पर लैटरल मेनिस्कस में इंजरी हो सकती है। साथ ही साथ दूसरे जो लिगामेंट होते हैं उनमें भी इंजरी हो सकती है। तो ये हमको एग्जैक्टली इवैल्यूएट करना पड़ता है कि कौन से लिगामेंट में इंजरी है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जी सर, ट्रीटमेंट पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक पूछना चाहती हूँ कि सर मेल फीमेल में कुछ डिफरेंस होता है क्या? मेल फीमेल में इंजरी का कुछ? बिल्कुल, देखिए जो चोट लगने का रिस्क है, जैसे हम बच्चों को ले, एक लड़की है और एक लड़का है, सेम उम्र के बच्चे हैं, सपोज हम कंसीडर करें कि 15 वर्ष की एक लड़की और 15 वर्ष का एक लड़का है, और उन्होंने यहाँ पर करीबन 4-5 फीट की हाइट से जंप किया और जंप करके उनका घुटना ट्विस्ट हो गया। तो ऐसे सिनारियों में जो लड़की होगी उसमें इंजरी का रिस्क ज्यादा होगा। इसके कई सारे जो है वो कारण है। पहला कारण जो है कि जो नॉच होता है, जो आपकी जो जान की हड्डी का नॉच होता है, वो लड़कियों में थोड़ा पतला होता है। दूसरा, लड़कियों में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके कारण भी जो है वो लिगामेंट इंजरीज का रिस्क ज्यादा होता है, और जो मसल पावर होती है वो भी कम होती है। और चौथा, लड़कियों में जो वेल्गस अलाइनमेंट होता है, आपका जो घुटना होता है थोड़ा वेल्गस में टर्न होता है, तो उसके कारण भी जो है इंजरी लड़कियों में ज्यादा देखने को मिलती है। परंतु क्योंकि हमारे यहाँ पर जो स्पोर्ट्स का ट्रेंड है वो बॉयज में ज्यादा है, तो ओवरऑल हमारी पॉपुलेशन बराबर है, पर सेम इंजरी अगर है तो लड़कियों में इंजरी का रिस्क ज्यादा होता है। बल्कि हम ये कहते हैं कि अगर कोई लड़कियां स्पोर्ट्स खेल रही हैं तो उनको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, उनको प्रिवेंशन के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए, दे नीड टू बी मोर केयरफुल। जी सर, जैसे आपने बोला कि कुछ एसीएल जो इंजरी है, जो पार्शियल टेयर, उसमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसमें आप क्या ट्रीटमेंट देते हैं, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट? देखिए, अगर पार्शियल एसीएल टेयर है और आपका जो लिगामेंट है वो 50% से कम डैमेज है, तो ऐसे मरीजों में हम अच्छी फिजियोथेरेपी करके, अच्छे से एक्सरसाइज करके अपना जो मांसपेशी है उसको मजबूत कर सकते हैं, जिसके कारण आपको डैमेज नहीं होगी, आपको जो है घुटने में बैलेंस आ जाएगा और ताकत आ जाएगी। तो इसमें क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स की फिजियोथेरेपी, जिसको हम स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम बोलते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, वो बहुत ही लाभकारी है। मैं आप सब लोगों से जिनको पार्शियल टेयर है उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और अच्छे से उसकी फिजियोथेरेपी लें। आमतौर पे ऐसे पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी से अच्छा लाभ मिलता है। तो सर इसमें रिकवरी की टाइम कितना लग जाता है, जो पार्शियल टेयर, जो पेशेंट क्या एक्सपेक्ट नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली अगर आपको इंजरी हुई है तो करीबन 2 से 3 महीने तक आपके पास रिकवरी का टाइम रहता है। अगर उस दौरान में आपकी रिकवरी नहीं हो पा रही है, इम्बैलेंस रह रहा है, तो फिर आपको सर्जरी के विषय में सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। और अब मैं आपसे थोड़ा सा सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहूँगी। सर थोड़ा सा ब्रीफली बताइए कि जो पेशेंट्स को एसीएल की सर्जरी की ज़रूरत होती है, तो आप क्या थोड़ा सा हमें बता सके सर्जरी में करते हैं? और देखिए, एसीएल लिगामेंट जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि घुटने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिगामेंट होता है, और अगर ये लिगामेंट टूट जाता है तो इंस्टेबिलिटी और लचक होती है। तो लचक ना हो इसके लिए हम एसीएल की रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करते हैं। एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी आमतौर पे दूरबीन की सहायता से की जाती है। इस सर्जरी को करने के कई सारी टेक्निक होती हैं, परंतु रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी में हम घुटने के अंदर एक नया लिगामेंट बना देते हैं, जिसमें हम एक ग्राफ लेते हैं और उसको ऊपर और नीचे स्पेशल डिवाइसेस, बटन्स के माध्यम से हम लोग फिक्स कर देते हैं, जिससे वो जो ग्राफ्ट है वो लिगामेंट का काम करने लग जाता है। तो एक तरह से रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी होती है, जो टूटा हुआ एसीएल है उसकी जगह हम नया एसीएल लगा देते हैं। आजकल रिसेंट एडवांसेस में कई मरीजों में जो हमारे पास सही समय पर पहुंच जाते हैं, उनमें प्राइमरी एसीएल रिपेयर, मतलब जो लिगामेंट फट गया है उसको भी हम वापस फिक्स करने की सर्जरी, प्राइमरी एसीएल रिपेयर भी कुछ मरीजों में कर सकते हैं। करीबन 20% पेशेंट्स में हम प्राइमरी एसीएल रिपेयर सर्जरी भी कर पाते हैं।
जी सर, तो सर ACL जो सर्जरी करी आपने, तो सर पेशेंट कब चल सकता है, खड़ा कब हो सकता है? देखिए एसीएल जो रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी है और जो हम नई टेक्निक से आजकल करते हैं, इस टेक्निक में हम लोग फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस का प्रयोग करते हैं और पेशेंट को जल्दी मोबिलाइज करने के लिए हम ये कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं जो कर सकते हैं। यह सर्जरी करने के बाद मरीज दूसरे दिन से खड़ा हो सकता है, दूसरे दिन से वजन डाल सकता है और चल फिर सकता है। आमतौर पे अपने सारे रूटीन एक्टिविटीज वो दूसरे दिन से करने के लायक हो जाता है। उसके बाद जो 1 महीने का टाइम होता है वो अच्छे से फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज करने का टाइम होता है और विद इन 1 मंथ वो अपने सारे काम इंडिपेंडेंटली कर सकता है। ये हम बात कर रहे हैं प्योर एसीएल इंजरी, मतलब सिर्फ आपको एसीएल टेयर ही है, घुटने में और कोई इंजरी नहीं है। अगर डेफिनेटली अगर आपको मेनिस्कस टेयर है तो आपकी जो है रिहैबिलिटेशन थोड़ी फिजियोथेरेपी थोड़ी स्लो हो सकती है। जी सर, जैसे हर सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो सर प्लीज हम ACL इंजरी के सर्जरी के बारे में देखिए एसीएल इंजरी एक बहुत ही सफल सर्जरी है और अगर इसको सही जगह पे केयर कराया जाए, सही हाथों में कराया जाए तो इसकी कॉम्प्लिकेशन रेट काफी कम होते हैं। आमतौर पे 99% केसेस में ये एक सक्सेसफुल सर्जरी है। 1% पेशेंट में कुछ कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि ऑपरेशन के बाद की स्टिफनेस, रीटेयर, पेन, स्टिफनेस या फिर इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स 1% पेशेंट्स में आ सकती है। आमतौर पे 99% पेशेंट्स में ये तकलीफ नहीं आती। जी सर, सर ऐसा कुछ है कि यंग पेशेंट्स जो है उनकी रिकवरी अच्छी होती कंपेयर्ड टू एजेड पेशेंट्स? यंग पेशेंट्स यूजुअली फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि ज़्यादा एज में रिकवरी नहीं हो सकती है। जो मैं अपनी बात करूं तो हमने एक पेशेंट जिनकी उम्र 70 इयर्स थी, उनका भी एक ACL सर्जरी किया था। उनका घुटना एकदम बढ़िया था, कोई आर्थराइटिक चेंजेस नहीं थे और उनका भी काफ़ी अच्छी रिकवरी रही थी। तो ऐसा नहीं है कि अधिक उम्र में ACL सर्जरी नहीं की जा सकती या उसका जो है सक्सेस रेट कम हो जाता है, ऐसा नहीं। ठीक है सर। सर जैसे आपने बताया बॉयज़ का ज़्यादा रेशियो है इंजरी में, तो सर आफ्टर ACL सर्जरी कैन ही रिटर्न टू स्पोर्ट्स? क्या वो स्पोर्ट्स वापस खेल सकते हैं? हमारे अधिकांश पेशेंट जिनका हमने ACL सर्जरी किया है वो अपने स्पोर्ट्स पे रिटर्न कर पाते हैं। स्पोर्ट्स पर रिटर्न करना जैसे मैंने कहा कई बातों पर डिपेंड करता है, पर जैसा मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे अधिकांश मरीज जो है वो वापस स्पोर्ट्स खेलने में सक्षम हो जाते हैं। हमारे कई मरीज मैराथन भी दौड़ चुके हैं, स्पोर्ट्स भी खेल चुके हैं, कंप्यूटर लेवल के स्पोर्ट्स भी खेल चुके हैं। तो अगर पेशेंट्स में अच्छा कॉन्फिडेंस है, अच्छी वो रिहैबिलिटेशन फिजियोथेरेपी करता है और सही तकनीक से अगर सर्जरी की जाती है तो मेरा ऐसा मानना है कि आप बैक टू स्पोर्ट्स जा सकते हैं। सर तो इसमें लगभग कितना टाइम अप्रॉक्स लगता होगा वापस स्पोर्ट्स में आने में? देखिए जब भी हम ACL सर्जरी करते हैं तो इस रिटर्न टू स्पोर्ट्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 1 मंथ से 3 मंथ्स तक जो हमें टाइम है जहाँ से हम रिटर्न टू स्पोर्ट्स स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर्मल स्पोर्ट्स में आने में 6 महीने तक का समय लग सकता है, पर 1 से 2 महीने पे हम 3 महीने पे स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं वो धीरे धीरे करके स्टार्ट कर सकते हैं। जी सर मेरा अगला सवाल ये है कि ACL इंजरी जिन लोगों को होती है, जिन लोगों को सर्जरी हुई होती है, तो उनको अर्थराइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ऐसा कुछ है? ये एक बहुत ही भ्रांति आम लोगों में है, एक धारणा बनी है। हाँ जी, हाँ, परंतु ऐसा नहीं है। आमतौर पे जो ACL लिगामेंट है वो घुटने की लचक को कम करता है और घुटने में होने वाले घिसारे को कम करता है। परंतु क्या होता है कि जब भी आपको ACL इंजरी होती है और मरीज हमारे पास लेट पहुंचता है तो घुटने में घिसारा होना शुरू हो जाता है और उस सर्कमस्टांसेस में अगर सपोजेटली आपको इंजरी हुई और 4 साल बाद सर्जरी की जाती है तो उस सिनारियो में क्योंकि आर्थराइटिस 4 साल में बढ़ चुका होता है तो वो ACL सर्जरी के करने के उपरांत भी बढ़ सकता है। तो अगर आप सर्जरी को डिले करते हैं तो डेफिनेटली आपके घुटने में आर्थराइटिस का रिस्क बढ़ता है। अन्यथा अगर आप राइट टाइम पे राइट सर्जरी करा लेते हैं तो घुटने के अंदर घिसारे बढ़ने की संभावना नहीं है, बल्कि एक्चुअली ये प्रोटेक्टिव सर्जरी होती है। ये सर्जरी इसलिए की जाती है कि घुटने में घिसारा नहीं हो, घुटने में डैमेज बढ़े नहीं और आप अपना सब कुछ काम कर पाएं और आपका जो नी है उसको एक नॉर्मल लाइफ हम दे पाएं। जी और सर ऐसा है कि जैसे ACL का रिकंस्ट्रक्शन हो गया, सर्जरी हो गई, तो उसके बाद उसके री इंजरी के चांसेस किस तरह से रहेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई मरीज हमसे सवाल पूछते हैं और मैं अगर अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो हमने कई मरीजों का जिनका एक साइड का लिगामेंट सर्जरी हुआ है, एक साइड का ACL सर्जरी हुआ है, उनकी दूसरी सर्जरी करी है और दूसरे पाँव की सर्जरी करी है और सेम पाँव की सर्जरी की है, ऑलमोस्ट बराबर उनका जो है रेशियो। इसका मतलब ये है कि आपकी जब ACL सर्जरी हो जाती है और फिर आप वापस स्पोर्ट्स खेलने लग जाते हैं, वापस खेलने जाते हैं तो आपको वापस से लिगामेंट इंजरी हो सकती है। यह रिस्क दोनों पाँव में बराबर होता है, मतलब जिस पाँव की सर्जरी हुई है उस पाँव में भी हो सकता है और जिस पाँव की सर्जरी हुई है उस पाँव में भी हो सकता है। तो
चोट अगर आपको लगती है, इंजरी होती है, तो वापस जो रिकंस्ट्रक्ट लिगामेंट है वो भी टूट सकता है, परंतु उसका जो चांस है वो आपके एक नेचुरल लिगामेंट की जितना जो एसीएल लिगामेंट है उसके बराबर ही रहता है। जी सर। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, सर आप कुछ बताना चाहेंगे हम इस इंजरी से कैसे बच सकते हैं? हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आपको एसीएल इंजरी, अगर आपको ऐसे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं जिसमें आपको एसीएल इंजरी का रिस्क ज़्यादा है, जैसे आप वॉलीबॉल खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्रॉपर वार्म अप करें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें। स्टार्ट करने से पहले, गेम्स या स्पोर्ट्स में जाने से पहले एक अच्छी स्ट्रेचिंग प्रोग्राम करें जिसमें आपकी एंकल, नी और हिप तीनों और बॉडी सबकी अच्छे से स्ट्रेचिंग करें, उसकी एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा जॉगिंग करें, ट्रैकिंग करें और उसके बाद खेलने की तरफ जाएं। स्पेसिफिकली गर्ल्स में जमने का रिस्क ज़्यादा होता है, तो आप थोड़ा प्रोटेक्टिव गियर जैसे कि आप नी कैप वगैरह पहन सकते हैं अगर आप इस तरह के हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो। जी जी सर, थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन। थैंक यू। और आप सबको कुछ भी कमेंट्स है या कुछ भी आपको प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिए जिन लोगों को एसीएल की प्रॉब्लम है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।